आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नामांकन खत्म और सियासत शुरू। कमल की पंखुड़ियां भी वार करेगी तो हाथों की अंगुलियां भी हथियार बनेगी। झाड़ू कितनी चलेगी, बोतल कितनी भरेगी, हाथी कितनी चाल चलेगा और निर्दलीय प्रत्याशियों के समीकरणों का क्या हाल करेगा, ये सब अब चुनावी चौपड़ पर हम आपको दिखाने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं। फर्स्ट इंडिया इलेक्शन में सबसे आगे रहा है और रहेगा। फिर चाहे प्रोग्राम विधानसभा के जरिए सबसे पहले जनता की नब्ज को टटोलना हो, या फिर अध्याय के जरिए इतिहास के पन्नों को खंगालना हो, एनकाउंटर के जरिए नेताओं से बेबाक सवाल जवाब करना हो, या फिर शख्सियत के जरिए नेताओं के व्यक्तित्व को खंगालना हो, या फिर हर सियासी खबर को सबसे पहले ब्रेक करना और उसका विश्लेषण करना हो, या फिर सीटों की घोषणा से पहले संभावितों के नाम आप तक पहुंचाना हो, या फिर कौन किस पार्टी का दामन थाम रहा है, छोड़ रहा है, यह आपको बताना हो। इसी कड़ी में अब फर्स्ट इंडिया लेकर आ रहा है चुनावी चौपड़, जिसमें सीटों के समीकरणों को आप तक पहुंचाएंगे, जमीनी हकीकत बताएंगे और कौन सा नेता किस पर भारी है और क्यों भारी पड़ रहा है, यह भी समझाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट इंडिया का राजस्थान के इतिहास का सबसे सटीक और अनोखा प्रोग्राम, चुनावी चौपड़। तो चुनावी चौपड़ जिसमें आज हम दो सीटों की बात करने वाले हैं। दो सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, ये दो हॉट सीटें हैं। और हॉट इसलिए नहीं कि वहां दो प्रत्याशी आमने सामने हैं, इसलिए क्योंकि उनमें से एक सीट वर्तमान मुख्यमंत्री की है और दूसरी सीट पूर्व मुख्यमंत्री की है। उन सीटों के बारे में आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी, हमारे साथ कोटा से कोटा संभाग के प्रभारी भंवर चारण हैं, और जोधपुर से हमारे साथ शिव प्रकाश जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन दो सीटों का जिक्र कि दो सीट जिन पर आज हम बात करने वाले हैं, और उनमें सबसे पहली बात सरदारपुरा हॉट सीट की। जरा देखिए यह मुकाबला किस किस के बीच में रहने वाला है। सरदारपुरा हॉट सीट पर जो मुकाबला रहेगा वो मुकाबला रहेगा वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम महेंद्र राठौड़ के बीच में। अब यह मुकाबला किस तरीके से रहना है, यहां के समीकरण क्या रहने हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा, चलिए इस सीट को खंगालना शुरू करते हैं। योगेश जी आपके साथ जरा बताइए, महेंद्र राठौड़ का चयन और उस चयन के साथ यह मुकाबला रोचक रहेगा, जटिल रहेगा, पेच फंसा नजर आएगा या एक वॉकओवर रहेगा? देखिए, अशोक गहलोत के खिलाफ पिछली बार शंभू सिंह खेतासर चुनाव मैदान में आए, वो भी राजपूत चेहरे थे। और उससे पहले अब तक सरदारपुरा का जब पहला चुनाव अशोक गहलोत ने लड़ा, जब आपको ध्यान होगा वो सांसद थे जी, और मुख्यमंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री बनाने के बाद जब पहली सरकार बनी थी और कई दिग्गजों को पछाड़ कर वो मुख्यमंत्री बने, उस समय सरदारपुरा से पहली बार बाई इलेक्शन उन्होंने लड़ा। मान सिंह देवड़ा उस समय कांग्रेस के विधायक थे और उन्होंने सीट छोड़ी अशोक गहलोत के लिए। बाद में देवड़ा को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। और ये माली बहुल्य इलाका सरदारपुरा, मतलब हम कह सकते हैं जयपुर का सी स्कीम का जो इलाका है, जयपुर जो हम सी स्कीम है, सरदारपुरा पॉश इलाका है जोधपुर का और हार्ट है। जोधपुर का सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो वहाँ मार्केट है वो भी सरदारपुरा में है। सबसे फेमस जो हम कचौरी जो खाते हैं प्याज की, जोधपुर की फेमस कचौरी, वो भी सरदारपुरा में ही प्रतिष्ठित वो दुकान है। और अशोक गहलोत का जो पूरा राजनीतिक सफ़र है इस सरदारपुरा सीट का, वो अपने आप में विलक्षण है। बीजेपी ने कई प्रयोग किए जी, उनके स्वजातीय उम्मीदवार भी उतारे, राजपूत चेहरे भी उतारे। और अब आप महेंद्र राठौड़ की बात करें, महेंद्र राठौड़ के जीवन का ये पहला चुनाव। इससे पहले वो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे थे, वसुंधरा राजे के कैंप में रहे, उनके नज़दीक रहे, जोधपुर के राजपूत नेताओं में शुमार। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत उनकी मदद की उन्होंने उनको टिकट दिलाने में। तो एक तरह से कहा जा सकता है महेंद्र राठौड़ का जो एक राजनीतिक कद है वो अशोक गहलोत के मुकाबले का नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन अशोक गहलोत का राजनीतिक कद धीरे धीरे आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि अचानक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। तो आपको सियासी सफर, अशोक गहलोत का सियासी सफर आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए वर्चुअली आपको समझाते हैं किस तरीके से 1973 से 1989 तक वो राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे। 1989 से 1982 तक
जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1982 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए जोधपुर से सांसद निर्वाचित हुए। 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा में जोधपुर से सांसद चुने गए। 1982 से 1984 तक इंदिरा सरकार में पर्यटन और नगरीय उड्डयन उप मंत्री रहे। 7 फरवरी 1984 से 31 अक्टूबर 1984 तक खेल मंत्रालय में काम किया। 31 दिसंबर 1984 से 26 सितंबर 1985 तक केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री रहे। 21 जून 1991 से 18 जनवरी 1993 तक कपड़ा मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाला। जून 1989 से नवंबर 1989 तक राजस्थान सरकार में गृह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रहे। उसके बाद 1999, 2003, 2008, 2013, 2018 में सरदारपुरा से विधायक चुने गए। 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे और 13 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। 17 दिसंबर 2018 को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जनवरी 2004 में 16 जुलाई 2004 से एआईसीसी में विशेष आमंत्रित सदस्य और 17 जुलाई 2004 से 18 फरवरी 2009 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रही हैं। नरेश जी, ये वो बायोडाटा है जो एक नेता के कद और पद दोनों को समझाता है। अब जरा ये बताइए कि ये जो बायोडाटा है इसका चुनाव पर कोई असर पड़ता है या जैसे ही चुनाव शुरू होता है बायोडाटा साइड में आ जाता है और जीरो से शुरू होता है? देखिए, जो शुरुआती आपने बायोडाटा बताया जिसके आधार पे आज अशोक गहलोत का कद है वो इतना बड़ा हो चुका है कि उस बायोडाटा का अब कोई अर्थ नहीं रहा जाता। सरदारपुरा की जहाँ तक बात की है तो कहते हैं कि अब तो गहलोत ही वहाँ के सरदार हैं जी। जो अभी योगेश ने चर्चा की कि उपचुनाव में यहाँ से शुरुआत की थी 1998 में और उसके बाद से अब तक सरदारपुरा अशोक गहलोत का है। जहाँ तक आपने हॉट सीट जो इसको बताया है तो ये हॉट सीट विजेंद्र इस मायने में है, हालांकि एक कह सकते हैं औपचारिकता होती है चुनाव लड़ाने की, भाजपा अपना उम्मीदवार भी खड़ा करती है, इस बार भी खड़ा किया है, लेकिन जब जनता चुनती है तो ये सोच के चुनती है कि हम जिसको चुन रहे हैं संभवतया वो मुख्यमंत्री होगा। भविष्य क्या है ये तो मतदाता बाकी सीटों के लिए तय करते हैं, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब कांग्रेस 21 सीटों पर सिमटी थी, जब मोदी लहर चल रही थी, तब जोधपुर की जो करीब 10 विधानसभा सीट है उनमें से सिर्फ सरदारपुरा ऐसी थी जिसको अशोक गहलोत ने जीता था 18,000 वोटों से जी। वो संभवतः सबसे कम मार्जिन होगा जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन जब उस लहर में सरदारपुरा में अशोक गहलोत जीते हैं तो उसके बाद तो लगातार जो है कह सकते हैं कि अब फिर वो मुख्यमंत्री बने हैं जी। फिर अपने क्षेत्र में आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है, वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, खड़गे भी आए हैं। और आप देखिए 2 दिन उन्होंने शुरुआती जब चुनाव की घोषणा हुई थी, टिकट उनका नाम आया था, तब 2 दिन में ही उन्होंने पूरा सरदारपुरा नाप दिया था योगेश जी। और आप ये मान के चल सकते हैं कि सरदारपुरा का जो चुनाव है ये चेहरे का चुनाव है। चेहरा अशोक गहलोत है और जो चुनाव लड़ेंगे वो उनके कार्यकर्ता, उनकी जो टीम कह सकते हैं वो लड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ अब जिस तरह से पहले शंभू सिंह खेता सर थे, तो हर बार लड़े, अगर 3 चुनावों की बात कर ले हम, हर बार हारे। इस बार नया चेहरा दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है जो आप 2 सीटों की बात कर रहे हैं विजेंद्र, चाहे सरदारपुरा की या झालरापाटन की, ये हॉट सीट सिर्फ चेहरे के लिए है, इसलिए नहीं है कि कोई सामने बहुत तगड़ा उम्मीदवार होगा, 2 बड़े उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हो रहा है, नहीं। चेहरे जो लड़ने वाले एक चेहरे, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस के हो, वो चेहरे इतने मजबूत है, मुख्यमंत्री के दावेदार चेहरे कहलाते हैं। तो इसलिए सबकी नजर ये रहती है कि इस बार जीत का अंतर क्या रहेगा। ठीक है, निर्मल जी हैं। निर्मल जी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वो आज आए, नामांकन का हिस्सा हुआ और ये शायद पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के रहते हुए उनकी सीट से नामांकन के लिए अध्यक्ष आ जाए। अब इसके 2 मायने हैं, या तो वो सीधे तौर पर यह दिखाना चाहते थे कि पूरी दिल्ली आपके साथ खड़ी हुई है, आप चुनाव लड़िए, अपने अंदाज में लड़िए, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि क्या मुख्यमंत्री को लग रहा है कि भाई इस सीट पर अध्यक्ष तक को बुलाना पड़ गया है, क्या वो खुद अपनी सीट पर कंफर्टेबल नहीं, उनको किसी कमजोर सीट पर लेकर जाते? देखिए विजेंद्र, एक ऐसा चेहरा है अशोक गहलोत। मैं पिछले चुनाव को बताऊं, 2018 में उन्होंने 63% से ज्यादा वोट हासिल किए थे सरदारपुरा में।
मेरे को उनके साथ रहने का 52-53 दिन उनके साथ रहने का मौका मिला। हमने 25-26 हज़ार किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की, तूफानी उनके दौरे होते रहे। बेसिकली सरदारपुरा से अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़के, वहाँ की जनता लड़ती है। जैसा अभी नरेश भी बता रहे थे, योगेश ने भी कहा, वहाँ की जनता उनके लिए चुनाव लड़ती है। वो सिर्फ उनको पता है कि अशोक गहलोत लड़ रहा है तो हम लड़ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा फिक्र अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कभी नहीं रही। उनको फिक्र हमेशा उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की रही जहाँ पर बाकी लोगों को उनकी दरकार थी, जहाँ पार्टी कमजोर पड़ रही थी, पार्टी का प्रत्याशी कहीं कमजोर पड़ रहा था, या उनको किसी तरह की इक्वेशंस वहाँ तैयार करनी थी अपने जाने के बाद। खड़गे के आना निश्चित तौर पर यह संदेश देने की एकमात्र कोशिश थी कि जिस तरह का पिछले दिनों जो सियासी घटनाक्रम हुआ, पिछले 1 वर्ष में, पिछले 2 वर्ष में जिस तरह के जो घटनाक्रम है, उसमें ये बताने के लिए कि पार्टी आलाकमान आपके साथ है, अधिकृत तौर पर आपके साथ है। और ये राजस्थान की जनता को समझ लेना चाहिए कि अशोक गहलोत यहाँ जिस तरह के फैसले ले रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि सरकार किसी तरह रिपीट हो। देखिए, मैं चुनाव पे सीधे तौर पर जाऊं तो 2003 से लेकर 2018 तक का हम सीधे बात करते हैं विजेंद्र, तो हर बार उनका वोट परसेंटेज लगभग बढ़ा है। पहले चुनाव में जब वो गए थे तो उन्होंने 58,000 के करीब उनको वोट मिले थे। उसके बाद उनके वोट का ये न केवल वोट बढ़ते गए, वोट का प्रतिशत बढ़ता गया। 63% वोट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे मिलना ये साबित करता है कि जनता उनको एक तरफा पसंद करती है। बाकी कुछ जो वोट जो बढ़ते हैं उसमें सीधे तौर पर जाहिर होता है कि जो 5-7 जो अलग लोग खड़े होते हैं, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट खड़ी करती है, और जो लोग हैं जो अपनी सियासी ताकत को आंकने के लिए या किसी तरह से जोर आजमाइश करने के लिए उसमें जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए उससे जो वोट शेयर थोड़ा कटता है वो जरूर कटा होगा। अन्यथा 63% वोट मिलना अशोक गहलोत को यह साबित करता है कि साल दर साल हर जो एक पूरा जो एक 5-5 साल का जो कार्यकाल रहा उस दौर के अंदर उनको जनता ने ज्यादा पसंद किया, उन पर ज्यादा विश्वास किया। तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत इस बार तो वोटर भी बढ़ गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं सरदारपुरा में कितने वोटर्स बढ़ गए हैं। 2023 के अंदर पुरुष वोटर्स हैं 1,30,429, जबकि महिला वोटर्स हैं 1,25,293। यहां ट्रांसजेंडर 21 हैं और कुल मतदाता यहां 2,55,743 हैं। वहीं अगर कुल वृद्धि की बात की जाए इस सीट पर तो कुल वृद्धि 26,701 वोटर्स की हुई है, जिसमें कुल पुरुष वोटर्स की वृद्धि 12,223 है, जबकि महिला मतदाता की वृद्धि 14,458 है। और इस सीट पर पुरुषों से 2,235 ज्यादा महिला वोटर्स बढ़ गई हैं। ये यहां का एक आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, कम शब्दों में जरा बताइए, सरदारपुरा हॉट सीट है, वॉकओवर सीट है, और इसका वहां जनता के बीच में माहौल क्या है? इस सीट को लेकर कोई जिज्ञासा या लग रहा है सबको कि नहीं चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री जीतते आए हैं, अशोक गहलोत जीत जाएंगे, या इस बार आपको चुनौती दिखाई दे रही है वहां? जी विजेंद्र, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनौती की बात की जाए तो फिलहाल अभी तक ऐसी कोई बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि इस बार जो ही चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद लगातार कई तरह के कयास इस सीट को लेकर के लगाए जा रहे थे। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सीट से चुनाव लड़ाने की कई बार चर्चाएं चली। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से आते हैं उनको यहाँ चुनाव लड़ाने की चर्चाएं चली। साथ ही नरेंद्र कछवा जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे उनको चुनाव लड़ाने की चर्चा रही। लेकिन महेंद्र सिंह राठौड़ प्रोफेसर अकेले ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो लगातार सरदारपुरा से टिकट मांग रहे थे। बाकी जो भी प्रत्याशी जिनका नाम आ रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि आलाकमान उनको चुनाव लड़वाना चाहता है। लेकिन महेंद्र सिंह राठौड़ स्वेच्छा से इस चुनाव को लेकर के पिछले 1 साल से लगातार टिकट मांगने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उनकी क्या अपनी गणित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह जो सीट है वो एक तरह से शहीद होने के लिए दी जाती है। लेकिन उसका जो अगर सरकार बनती है, अगर पावर में आती है, तो उसके जो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट के माने जाते हैं, राजेंद्र राठौड़ के काफी करीबी रहे हैं, तो इसी वजह से उनको जेडीए के चेयरमैन भी बनाया गया। तो ऐसा माना जा रहा था कि यदि सरकार बनती है तो कहीं न कहीं आगे उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से यह जो भाजपा ने प्रत्याशी चयन किया है वह जातिगत आधार पर किया है। हालांकि अभी तक का ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती महेंद्र सिंह राठौड़ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ता है इस सीट पर, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आधार पर लड़ता है कि आगे जाकर पार्टी हार के बाद भी क्या मिल सकता है। बहरहाल अगली सीट का रुख करते हैं, झालरापाटन का रुख करते हैं, क्योंकि झालरापाटन भी हॉट सीट, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी नरेश बता रहे कि हॉट सीट इसलिए क्योंकि यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मैदान में है और उनके इतर जिसको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है वो रामलाल चौहान है। तो योगेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इस सीट को भी हम मान लें, क्योंकि पिछली बार मानवेंद्र को यहां से उतारा गया था,
और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस सीट से न सिर्फ जीतते बल्कि इलाका ही उनके गढ़ के तौर पर रहता है। ये मुकाबला कैसा रहेगा? देखिए, वसुंधरा राजे मतलब झालावाड़ या झालरापाटन, ये पर्याय है वसुंधरा राजे की पॉलिटिक्स का। मैं कई बार वहाँ गया हूँ और मैंने देखा वहाँ न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम मतदाता भी वसुंधरा राजे को मत देता है। शायद मुझे लगता है राजस्थान में एकमात्र ऐसा बीजेपी का कोई फेस होगा जो इतना सेकुलर है कि मुस्लिम वोट भी उनको पड़ते हैं। तो झालरापाटन सीट पर रामलाल चौहान पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और विजेंद्र सोंधिया राजपूत है। सोंधिया राजपूत वहाँ बड़ी संख्या में है झालरापाटन सीट पर। हालांकि इन पर प्रभाव भी है। और पहली बार आपको किस्सा भी बता देता हूँ अगर आप सुनना चाहें तो। जी। एक बड़ा जोरदार किस्सा है। जब पहली बार वसुंधरा राजे ने झालावाड़ से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उस दरमियान उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा गया। बहुत मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारा। लेकिन उसी वक्त जब वसुंधरा राजे का पहला चुनाव था और जी। एक फ़ोन आता है कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास और फ़ोन था माधवराव सिंधिया का। जी। माधवराव सिंधिया वसुंधरा राजे के भाई और आज उनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी के अंदर है। माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि मेरी बहन चुनाव लड़ रही है, बस आप इतना मतलब समझ लीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये सिंधिया परिवार और राजनीति के अंदर इनका पूरा झालावाड़ ही नहीं बल्कि इनका असर मध्य प्रदेश पे भी होता है। बिल्कुल सीमाएं सटी हुई है। तो वसुंधरा राजे के लिए मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा परेशानी वहाँ होनी है। और वो 2 दिन रुकती हैं मुश्किल और फिर पूरे राजस्थान में प्रचार के लिए निकल जाती हैं। निकल चुकी हैं प्रचार। बिल्कुल राडिका बालाजी से उनका प्रचार अभियान शुरू होता है जो उनका परंपरागत उन बालाजी को मानती है और उसके बाद से वो स्टार्ट करती है। और उनका जो श्याम जी और जो बाकी जो श्री कृष्ण पाटीदार, ये तमाम जो नेता है लोकल लीडर, यही मुकेश चलावत, ये सब उनके, और अब तो उनके बेटे बहुत परिपक्व हो चुके हैं सियासत में, ये संभालेंगे। करेंगे इस सीट पर बहुत कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता। ये एक तरफा सियासी सफर एक बार ग्राफिक्स के जरिए खंगाल लेते हैं। जरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सियासी सफर आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। 1985-87 तक बीजेपी युवा मोर्चा राजस्थान की उपाध्यक्ष वो रही। वहीं 1987 में राजस्थान प्रदेश बीजेपी की उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को बनाया गया। 1998-99 में वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री वो बनी। अक्टूबर 1999 में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार उनको सौंपा गया। 1985 से 1990 तक धौलपुर से 8वीं विधानसभा की सदस्य वो रही। इसके बाद जरा देखिए 2003 से 8 तक 12वीं विधानसभा में झालरापाटन से सदस्य वो चुनी गई। और इसी दौरान झालरापाटन से जब वो सदस्य चुनी गई तो वो 2013 से 18 तक 14वीं विधानसभा में झालरापाटन से सदस्य चुनी गई। लगातार वो वहां से जीतती रही। 15वीं विधानसभा में भी वो वहां से चुनी गई और इस दौरान मुख्यमंत्री वो रही। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रही, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, 5 बार सांसद वो रह चुकी हैं। और इन सब के बीच एक बार फिर से क्या वाकई में ये जो मुकाबला रहने वाला है नरेश जी, ये मैं वही कह रहा हूं कि सफर तो सफर है, उस सफर में कड़ियों को जोड़ दें। आपको लग रहा है कि झालरापाटन में भी सिर्फ मार्जिन पर बात होगी? बिल्कुल मार्जिन पे बात होती है। और आप पिछले चुनाव से हम 2 चुनाव की बात करें तो 1 लाख से अधिक वोट है वसुंधरा राजे लेती है। वहाँ का जो प्रतिद्वंदी है वो ये कोशिश रहती है कि स्थानीय हो जी। लेकिन अभी तक स्थानीय उम्मीदवार आए नहीं थे। पहली बार ये कोशिश की गई है कि स्थानीय उम्मीदवार को जो है कांग्रेस ने उतारा है। इससे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे, चाहे मानवेंद्र सिंह की बात करें वो बाहर के थे, मीनाक्षी चंद्रावत है वो एक बार वो भी खड़ी हुई थी, वो भी हारी थी, वो बाहर की थी। तो मानवेंद्र सिंह तो एक बड़ा चेहरा लाया गया था बाड़मेर से सीधा झालरापाटन, कई सैकड़ों किलोमीटर चल के वो आए थे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद भी चुनाव परिणाम पे कोई असर नहीं होता। देखिए जैसे अभी शिव ने एक बड़ी बात कही है कि वहाँ पे शहीद होने की भी होड़ रहती है। जब बड़ी सीट होती है बड़े नेता के सामने तो ये रहता है कि एक जो प्रोफाइल बन जाता है बाद में कि हाँ मैंने वसुंधरा राजे के खिलाफ जाते हैं और राजनीति में कद जीत जाते हैं कि हाँ मैंने अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ा, हाँ मैंने वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन ये बड़े नेता है और कुछ सीटें ऐसी है राजस्थान में, सिर्फ ये 2 ही नहीं और भी आप जब ढूंढेंगे तो मिलेंगी, जो बड़े चेहरे हैं वो उनका नामांकन भरना ही काफ़ी होता है और वो चुनाव जो है काफ़ी आसान होता है। तो यही इस बार भी जो हमें ज़्यादा जो फेरबदल नज़र नहीं आ रहा, बस देखना ये है
कि पिछली बार से अंतर ज्यादा रहता है या स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते जी। जीत का अंतर कम होता है? नरेश जी, ये निर्मल जी हमें बता पाएंगे? निर्मल जी जरा बताइए, क्योंकि जिस तरीके सरदारपुरा पे आपने बताया कि भाई वोटिंग परसेंटेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में वहां बढ़ता चला गया, वोट बढ़ते चले गए, उससे पता चलता है कि नेता की पकड़ तेजी से बढ़ी है उस इलाके में। इस झालरापाटन सीट पर क्या है? निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए इस बार जरूर वसुंधरा राजे को घेरने की कोशिश की गई है। रामलाल चौहान को कांग्रेस लेके आती है, मकसूद अंसारी को बसपा वहां खड़ा करती है, लेकिन वसुंधरा राजे के क्षेत्र की बात करें झालरापाटन की, तो वहां ऐसा लगता है जैसे वॉकओवर दे देती है सामने वाली पार्टी है, जो भी प्रत्याशी उनके सामने खड़ा होता है। कबड्डी के खेल में एक जगह को बोलते हैं बॉक लाइन, एक लगी बंदी रहती है कि उस बॉक लाइन को जरूर छूना है तभी आपका, नहीं तो पॉइंट कट जाएगा। वहां कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं उस बॉक लाइन को भी नहीं छू पाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वसुंधरा राजे का न केवल वोट प्रतिशत बल्कि उनको मिलने वाले वोट का जो अंतर था लगातार बढ़ता गया। 2003 की बात करें 72,000 वोट थे, 2008 में 81,000, 2013 में 1,14,000 और 2018 में 1,16,000 से ज्यादा। मानवेंद्र सिंह के पिताजी के लिए प्रचार किया है वसुंधरा राजे ने, जसवंत सिंह जी की अगर बात करते हैं, जसवंत सिंह ने वसुंधरा राजे के लिए प्रचार किया है। तो ऐसे में मानवेंद्र किस सियासी समीकरण के तहत वहां पहुंचे थे वो अलग बात है, लेकिन मानवेंद्र को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराना, वोट का जो अंतर था प्रतिशत का 19% से ज्यादा रहना, यह साबित करता है कि वसुंधरा राजे एक ऐसी शख्सियत है जिनकी छाया में दूसरे पौधे पनपते हैं, वो तो एक वट वृक्ष हैं। तो निश्चित तौर पर इस वाले चुनाव में भी कितनी कोशिश कर ले, वहां जिस तरह का मतदाताओं पर वसुंधरा राजे का होल्ड है, उसमें बड़े बड़े ऐसे समीकरण तैयार करके हर बार नए तरीके से घेरने की कोशिश की गई। मेरे को लोकसभा का चुनाव याद आता है, जब उर्मिला जैन भाया को वहां खड़ा किया था तो बहुत कोशिश की गई, हाड़ौती में तमाम जो ताकत थी कांग्रेस की वो लगा ली गई, लेकिन ना तो दुष्यंत का कुछ बिगड़ा ना वसुंधरा राजे का। तो वो एक ऐसी शख्सियत है। भंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, क्या वाकई में वसुंधरा राजे का हाड़ौती में और खासकर ये जो झालावाड़ बेल्ट है इसमें इतना मजबूत भंवर है कि उसको पार कर पाना अभी कांग्रेस के बस की नहीं है? ऐसा ही लगता है विजेंद्र, क्योंकि देखिए 2013 का विधानसभा चुनाव, 2018 का विधानसभा चुनाव, पूरे झालावाड़ जिले में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। और जिस झालरापाटन सीट की आप बात कर रहे हैं, पिछले 20-25 साल से तो लगातार बीजेपी जीती रही है। पिछले 35 साल में कांग्रेस केवल एक बार 1998 में मोहनलाल एमएलए बन पाए थे, लेकिन फिलहाल रामलाल चौहान को जब से कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस ने, विजेंद्र, दो शब्दों का सियासी प्रेक्षक ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। एक शब्द जो हमारे साथी बार बार उपयोग में ले रहे हैं, वॉकओवर, और दूसरा एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से क्योंकि बारां और झालावाड़ ये दोनों जिले मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र बनते हैं। एक प्रयोग किया गया बारां में, जब वहां अंता से प्रमोद जैन भाया के सामने कंवरलाल मीणा को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया। 2013 में एमएलए बने थे, मनोर थाना के रहने वाले हैं, वो जनरल की सीटें, लेकिन वहां पर कंवरलाल को भेजा गया। अपने आप में एक अजीब सा प्रयोग है जो समझ में नहीं आता है। कुछ इसी तरह का प्रयोग बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, माफ कीजिए, झालरापाटन में, जब उन्होंने रामलाल चौहान को वसुंधरा राजे के सामने अपना कैंडिडेट बनाया है। देखिए असल में राजस्थान और मध्य प्रदेश को जो एक पट्टी अलग करती है उसमें अच्छी खासी तादाद है सोंधिया राजपूतों की। कुंभलगढ़ और मेवाड़ के आसपास के इलाके में इनको चदाना राजपूत कहा जाता है। तो सोंधिया राजपूत 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर अच्छी खासी तादाद में है। झालरापाटन सीट पर भी करीब 25,000 सोंधिया मतदाता है। तो न सिर्फ रामलाल चौहान को उम्मीदवार बनाने से झालरापाटन में कांग्रेस को फायदा होगा, डग में भी फायदा होगा, मनोर थाना में भी फायदा होगा, खानपुर में भी फायदा होगा, और यहां तक कि राजस्थान से लगता जो मध्य प्रदेश का इलाका है वहां भी कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन देखिए रामलाल चौहान की प्रोफाइल बहुत छोटी है। 2005 से 10 में वो पिड़ावा के प्रधान रहे हैं, जिला कांग्रेस झालावाड़ के कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, जिला परिषद के मेंबर रहे हैं। हाल में जो हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी उसमें भवानी मंडी ब्लॉक के वो अध्यक्ष रहे थे। तो रामलाल चौहान को लेकर आना कितना अजीब सा एक्सपेरिमेंट है, इसके कैसे नतीजे हैं? तो मैं रैपिड फायर कुछ कर रहा हूं, मेरे साथ 5 मेरे सहयोगी खड़े हुए हैं। शुरुआत आपसे ही करता हूं, जरा बताइए कि क्या वाकई में जो कंफ्यूजन रहना कि वो मुख्यमंत्री होंगी नहीं होंगी उसका वोटिंग परसेंटेज पर उनके पक्ष और विपक्ष में कोई असर पड़ेगा? और चौहान का वहाना, क्या इससे वोटिंग परसेंटेज में कोई फर्क पड़ेगा? मार्जिन बढ़ेगा घटेगा? मुझे लगता है मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है योगेश जी, सवाल आपसे, क्या यह माना जाए कि इस चुनाव के साथ एक ताकत का एहसास भी कराया जाएगा कि कौन किससे जीत रहा है? क्योंकि जो टिकट बटे हैं उसमें हर कोई जानता है कि जो जीतेंगे वो लोभी अपने आप में एक्टिव होगी। देखिए दोनों सीटें सरदारपुरा और झालरापाटन, दोनों में उधर अशोक गहलोत अपनी ताकत बताएंगे तो इधर वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा राजे की ताकत ना केवल झालरापाटन बल्कि झालावाड़ जिले की, बतौर नेतृत्वकर्ता पूछ रहा हूं, बतौर नेतृत्वकर्ता
तो दोनों का अभी तक कोई सानी नहीं है राजस्थान की ठीक है। मौजूदा राजनीति में। नरेश जी, क्या वाकई में लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री रिवर्स हो जाते हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या यही पैटर्न के साथ ये 2 सीटें चलेंगी? देखिए विजेंद्र, ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन जहाँ तक है लगता है कि जैसे दोनों ही जो सीट है वो आसान सीट है। एक इसमें चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, पहले इस तरह की चर्चा थी, कोशिश की गई थी कि क्या दोनों को उनके घर में घेरा जा सकता है जी। लेकिन दोनों ही पार्टियां नाकाम रही है। न वसुंधरा को घेरा जा रहा है, न अशोक गहलोत को घेरा जा रहा है। ठीक है निर्मल जी, अमूमन ऐसा होता है जहां ये तय होता है लगभग कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, वहां वोटिंग परसेंटेज कम नजर आता है, बहुत ज्यादा वोटर्स एक्साइटेड नहीं होते हैं। आपको लग रहा है इन 2 सीटों के साथ ये हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। वसुंधरा राजे को लेकर कहूंगा कि दूर दूर तक उनका कोई सानी नहीं है। पार्टी ने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल से लगातार इस तरह को एक पब्लिक में एक परसेप्शन गया है कि वसुंधरा अगली सीएम नहीं होंगी, लेकिन अभी बीजेपी उनका तोड़ नहीं ढूंढ पाई है, नंबर 1। नंबर 2, अशोक गहलोत की बात करें तो लोग कितने ही बयान दें, उनके जो राजनीतिक साथी हैं, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी कितने ही बयान दें, लेकिन कांग्रेस के पास भी अशोक गहलोत का फिलहाल बतौर मुख्यमंत्री उनके पास कोई तोड़ नहीं है। अगर दोनों पार्टी के पास अगर ठीक है शिवप्रकाश, 2 शब्द दे रहा हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चुनाव में फ्री माइंड नजर आ रहे हैं या अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं? फ्री माइंड है, किसी तरह का कोई प्रेशर उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भौर जी, आपका भी शुक्रिया। निर्मल जी, नरेश जी और योगेश जी, आपका भी शुक्रिया। हर दिन शाम 5 बजे फर्स्ट इंडिया आपके लिए चुनावी चौपर लेकर आएगा और इसी तरीके से हॉट सीटों का विश्लेषण आपके सामने करेगा, क्योंकि चुनाव में फर्स्ट इंडिया चुनावी सूरमा। नमस्कार।